हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये थ्योरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक थे, ठीक है, ये अमेरिका के थे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और ये क्या थे, तो व्यवहारवादी थे। क्या थे ये? तो व्यवहारवादी, यानी इन्होंने व्यवहार को इम्पोर्टेंस दिया। और व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो वाटसन को। ठीक है, किसे माना जाता है? तो वाटसन को। तो वाटसन ने कहा था कि आप हमें 1 दर्जन बच्चे दो, मैं सभी को अपने अनुसार जो है उसे मोल्ड कर दूंगा, अपने अनुसार जो है उसे मैं बना दूंगा, मतलब जैसा मैं चाहूँ वैसा ही उसको बना दूंगा। कैसे? तो उसको उसके व्यवहार को बदल के, ठीक है, उसके व्यवहार को समझ के या उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग व्यवहार को हम क्या करेंगे, तो मोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक ने भी व्यवहारवाद को ही इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि यहाँ पे एसआर थ्योरी आता है। तो अब यहाँ है कि उसके व्यवहार को कैसे बदला जाएगा या फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी क्या होता है कि स्टिमुलस हो जाता है जो चीज़ आपको उत्तेजित कर दे करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि हम आपको मोबाइल देंगे, आप इस सब्जेक्ट में या फिर इस बार जो है आप टॉप करके दिखाओ, तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है? वो मोबाइल आपका हो जाता है स्टिमुलस, और आप जो उसके लिए एक्टिविटी पढ़ना शुरू कर दिए वो क्या हो जाता है आपका? तो रिस्पॉन्स हो जाता है। यानी कि स्टिमुलस के लिए वो क्या हो रहा है, तो रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है, यही जो कंडीशन होता है, इसी अकॉर्डिंग मतलब थॉर्नडाइक ने भी थ्योरी दिया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही, इसलिए इन्हें कहा जाता है व्यवहारवाद का जो है जनक वाटसन को कहा जाता है, और ये व्यवहारवादी थॉर्नडाइक थे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे व्यवहारवादी हैं जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो आई होप कि आपको व्यवहारवाद क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि थॉर्नडाइक थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने लॉज लॉज ऑफ लर्निंग दिया था। ठीक है, और देखिए लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, सभी समझेंगे क्या क्या नियम दिए थे लर्निंग के, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, थॉर्नडाइक थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यानी कि आप कोशिश कीजिए, उसमें गलतियां होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार कोशिश कीजिए तो आप सफलता जरूर हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, देखिए आगे क्या है, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। यानी कि स्टिमुलस के लिए क्या हो रहा है, तो रिस्पांस हो रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो भूखी बिल्ली क्या थी, पिंजरे में बंद थी, और बाहर क्या था, तो खाना रखा हुआ था प्लेट में। तो इसके लिए जो भी ये अफोर्ड कर सकती थी और दरवाजा को खोलने के लिए, वो सारा कोशिश इसने किया। ठीक है, तो ये जो कोशिश कर रही थी वो था रिस्पॉन्स, और ये जो खाना रखा हुआ था, मछली था प्लेट में, ठीक है, वो क्या था इसके लिए, तो स्टिमुलस का काम ये कर रहा था। इसका जो एक्शन था वो क्या था इसका, तो रिस्पॉन्स था। तो इसी अकॉर्डिंग इस थ्योरी का नाम क्या है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक है, यानी कि बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो बॉन्ड थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बंधन हो जाता है किसके बीच, तो स्टिमुलस के बीच और रिस्पॉन्स के बीच, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब देखिए आगे है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत। आगे देखिए क्या लिखा, ही इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये क्या थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, तो सभी के रिसर्च को कंबाइन किया तथा लॉज ऑफ लर्निंग को इन्होंने दिया था। अब इन्होंने क्या किया, तो सीखने के नियम को, जो लॉज ऑफ लर्निंग है, ठीक है, सीखने के नियम को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन सा था, तो मुख्य नियम और गौण नियम। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको जानना दोनों जरूरी है, बट यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, तो मुख्य नियम को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और गौण नियम को कहा जाता है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग या मुख्य नियम। ठीक है, तो देखिए, तो मुख्य नियम टोटल 3 था। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके बैक टू बैक सभी को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि लॉ, इसको लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। यानी कि
जो स्टूडेंट हैं वो तत्पर रहना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, रेडी रहना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो वो फिजिकली रेडी रहना चाहिए, यानी फिजिकल फिटनेस उसमें होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, कॉग्निटिवली या मेंटली वो प्रिपेयर रहना चाहिए, सामाजिक रूप से रहना चाहिए प्रिपेयर, ताकि ऐसा ना हो कि क्लास में जो है उससे बच्चे को बहिष्कृत कर रहे हों, इस तरह का कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। वो इमोशनली या मोटिवेशनली रूप से वो क्या हो, तो प्रिपेयर रहे, यानी कि ये हो जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि वो क्या रहे, रेडी रहे चीज़ों को सीखने के लिए। तो पहला जो मुख्य नियम था यही था तत्परता का नियम। तो देखिए इसका आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है, ठीक है, क्या है, तो पहले से तैयार रहता है, तो वह कार्य जो है उसे आनंद देता है, ठीक है, यानी कि वह चीज़ क्या करेगा, उसे आनंद देता है, जिससे वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो वह क्या करता है, तो झुंझला जाता है, क्रोधित होता है, और सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, या फिर चीज़ों को वो नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो ये था पहला क्या, तो तत्परता का नियम। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिए कि मुख्य नियम का पहला क्या है, तो तत्परता का नियम। चलिए अब अगला जानते हैं। अगला है अभ्यास का नियम, ठीक है। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है, इसको देखिए और क्या नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इंग्लिश में, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। तो चीज़ है यहाँ पे क्या, अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या होता है, उस चीज़ को बार बार आप करते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नियम इसको और नाम से जाना जाता है संतोष और संतोष का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है, यानी कि बार बार करना मतलब क्या कर रहा है वो, तो अभ्यास कर रहा है, ठीक है, तो वह उसे शीघ्र ही सीख जाता है। जिस क्रिया को छोड़ देता है, ठीक है, या बहुत समय तक नहीं करता, उसे क्या करता है, तो वह भूलने लगता है। यानी कि जिस चीज़ को वह यूज़ में रखेगा, यानी कि अभ्यास करते रहेगा, तो वह चीज़ उसके लिए क्या हो जाता है, तो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हल करना, टाइप करना, तो आप जो मैथ्स का क्वेश्चन जब जो भी चीज़ आप बनाते हैं, मान लीजिए आप प्रॉफिट लॉस का सवाल बनाते थे, लेकिन आप उसको छोड़ दिए, साल भर नहीं बनाए, तो आप क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो आप भूल जाते हैं। आप खुद सोचिए, आपने जो मैट्रिक में 10th में जो मैथ्स बनाया, क्या वो सभी आपके मेमोरी में है, नहीं है, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं हुआ, आपका यूज़ नहीं हुआ। इस वजह से वो क्या होता है, जो चीज़ यूज से हट जाता है वो आप क्या कह जाते हैं, तो आप जो है उसको भूल जाते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसी के आधार पे जो है इसको इसके दो उपनियम बन गए, ठीक है। तो किसके, तो अभ्यास के नियम के दो उपनियम बन गए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो उपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ यूज, इन चीज़ों को जब आप यूज करते रहते हैं। दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज, यानी कि चीज़ों को जब आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब आप यूज करते हैं तो क्या होगा, तो यह नियम पुनरावृत्ति पर आधारित, यानी क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, अर्थात सीखी हुई चीज़ें जो है टाइम टू टाइम रिपीट होती हैं, अर्थात यूज होता रहता है। इसी के उल्टा हो जाता है अनुपयोग में, यानी कि चीज़ों को आप यूज करना क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रभाव का नियम। तो इस नियम में क्या है कि जिस काम को करते हैं, अगर आपको आपके ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो तो आप चीज़ों को करते हैं, ठीक है। यानी कि आज जिस चीज़ों का निगेटिव इफेक्ट हो चीज़ों को, वो इन उन चीज़ों को करना आप छोड़ देते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, या सुख या फिर संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात उसे रिइंफोर्समेंट या फिर पुनर्बलन जो कि पुरस्कार के रूप में होता है, वो क्या होता है, मिलता है। तथा जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह उस कार्य को करना छोड़ देता है, अतः इसे दंड का नियम, ठीक है। तो अगर कॉम्बाइनली इसको जानेंगे तो ये हो जाता है हमारा पुरस्कार एवं दंड का नियम, ठीक है। नहीं, अतः लॉ ऑफ इफेक्ट जो है सुख दुख, पुरस्कार तथा दंड का नियम जो है कहलाता है, ठीक है। तो प्रभाव का नियम क्या हो गया, आपके ऊपर अच्छा प्रभाव हुआ तो आप चीज़ों को आगे कैरी ऑन करते हैं, अगर उस चीज़ का असर आप बुरा हो रहा है तो आप चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हमारा मुख्य नियम में ये 3 नियम था। अब इसके बाद जानते हैं सेकेंडरी लॉ, यानी कि गौण नियम, जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका कौन कौन सा पार्ट है, तो इस गौण नियम का सबसे पहला है
बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग का जो पहला है वह है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी कि आप चीज़ों को करने के लिए बहुत तरह से क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, बहुत तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, तो यही होता है हमारा बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसका समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है, और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया के द्वारा जो है समस्या का समाधान, यानी कि कब तक करेगा, जब तक कि वो लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता है, तो समस्या का समाधान या फिर हर हल जो है प्राप्त नहीं हो जाता। तो थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी यही है, और इस नियम पर जो है आधारित है, मतलब इसी नियम पर, किस पे, तो बहु अनुक्रिया के नियम पे ही जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है आधारित है। अब देखिए आगे क्या है, तो इस नियम पर आधारित है, अतः बच्चों को स्वयं करके सीखने को क्या करें, तो प्रेरित करें, ठीक है, यानी कि बच्चों को आप स्वयं करने दें, उसे बार बार अभ्यास करने दें, बहु अनुक्रिया करने दें, तो बच्चे जो है खुद ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा अब हम लोग जानते हैं मानसिक स्थिति या फिर मनोवृत्ति का सिद्धांत, जिसको कि लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, ठीक है, नहीं कि जब वो मेंटली रेडी हो, कॉग्निटिवली रेडी हो, तो वह शीघ्र ही उसे सीख जाता है और उसी रेशियो में वो सीखता है। जितना वो तत्पर रहेगा, जितना वो रेडी रहेगा, उसी अनुसार क्या होगा, वो सीख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ मेंटल सेट। वो मेंटली वो सेट हो गया कि हमें चीज़ों को सीखना है, तो उस रेशियो में वो क्या करता है, तो सीख जाता है। और इसी का क्या होता हो गया, अगेंस्ट हो गया वाइस वर्सा, मतलब जब वो चीज़ों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो, तो वह चीज़ों को क्या करता है, तो नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मेंटल सेट, यानी मानसिक स्थिति या फिर मनोवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है इसका। देखिए आंशिक क्रिया के नियम, आंशिक क्रिया का नियम, इसमें क्या है, तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पार्शियल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे खंड में, आंशिक यानी अंश में, यानी कि जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करें, आप पार्ट वाइज कर दें, छोटा छोटा ब्रेक करके सिखाएं, उसके बाद वो कंप्लीटली उसको सिखाएं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का मानना क्या है, यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए, तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को क्या करते हैं, तो पूरा कर लेते हैं, और ये इसे बहुत ही आसानी और बहुत ही इफेक्टिव रूप में से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे से में क्या लिखा है कि शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों, ठीक है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ठीक है, में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समाधान करने के लिए क्या करें, तो मोटिवेट करें, अर्थात अंश से पूर्ण की ओर जो है बढ़ने का अवसर प्रदान करें, यानी कि अंश से पूर्ण का की ओर का नियम यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब देखिए अगला क्या है, तो समानता या फिर अनुरूपता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एनालॉजी या फिर एसिमिलेशन। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि लॉ ऑफ एसिमिलेशन में या फिर लॉ ऑफ एनालॉजी जिसको कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, तो वह अपने पूर्व के अनुभवों, ठीक है, जो उसने पहले अनुभव किया था, एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है, ठीक है, ठीक है, और उसके अनुसार क्रिया कर समस्या के समाधान का प्रयत्न करता है। इसमें उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आपको बाइक चलाने के लिए सीखना है, ठीक है, तो आप पहले से जो है साइकिल चला रहे हैं, चलाने के लिए आता है, तो आपको बैलेंसिंग पता है कि किस तरह से हम बैलेंस चीज़ों को करते हैं, मतलब साइकिल को किस तरह से बैलेंस करते हैं, टू व्हीलर को। तो बाइक भी क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्या है, केवल इंजन लगा रहता है, ठीक है। तो जब आप बाइक राइड करते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस जो है, पहले का जो अनुभव है, वो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो काम में आएगा, ठीक है। तो यही होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो समानता हो रहा है, तो यही होता है समानता या फिर अनुरूपता का नियम। यहाँ का जो अनुभव है आपको यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। देखिए आगे लिखा है, अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाएं
जिसमें वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सके। यह नियम जो है अनुभव पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? तो अनुभव पर आधारित है, तथा इसे आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे सहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये क्या होता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या फिर सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार व्यक्ति जो है प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में भी साहचर्य उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। ठीक है, अर्थात एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। ठीक है, अथवा दूसरे शब्दों में पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना, इसमें क्रिया का क्या होता है? तो स्वरूप जो है वही रहता है, केवल क्या होता है? तो परिस्थिति जो है बदल जाती है। तो देखिए, जैसे कि थॉर्नडाइक ने जो यहाँ पावलॉक का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था उसको जो है सहचर नियम के रूप में परफेक्ट बताया था। अब कैसे, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। थॉर्नडाइक ने पावलोव के साहचर्य अनुबंधन को ही जो है साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। जैसे कुत्ते के मुंह में भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद जो है भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो कुत्ते के मुंह में लार आ रहा था, तो पहले क्या था कि भोजन को देख के आ रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम से उसी थाली में वो केवल थाली लेके आता है तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। यानी पहले भोजन को देख के उसके लिए स्टिमुलस क्या था? भोजन। लेकिन अब क्या होता है, वो थाली को देख के ही उसका स्टिमुलस का काम करने लगता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, स्टिमुलस चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन वो उसका एक्टिविटी जो वो क्या हो गया, वो हैबिचुअल हो गया, यानी कि वो हैबिचुएटेड हो गया उस चीज के प्रति। तो यहाँ देखिए, शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र जो है इसका उपयोग अन्य परिस्थिति में भी कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बच्चे को सिखाया जाता है कि जो अपने से बड़े का जो है सम्मान करना चाहिए, तो अपने से बड़े में तो सभी आ जाते हैं। ठीक है, जो भी मम्मी पापा हुए, हमारे गुरु हुए, तो या जो भी बड़े आते हैं, जो भी रिलेटिव्स आते हैं, तो सभी का सम्मान करना है, तो वो मम्मी पापा का सम्मान करेंगे। ठीक है, उसी तरह जब उसके सामने शिक्षक आते हैं तो शिक्षक का भी उसी तरह से सम्मान, उनको आदर प्रणाम जो भी होता है करेंगे। ठीक है, जो भी रेस्पेक्ट का गुण होता है, मतलब अच्छा ने गुण सिखाया है शिक्षक ने, तो वो चीज़ वो क्या करता है, हर जगह वो उसको अप्लाई करता है। अगर मान लीजिए आप कोई फॉर्मूला सीख जाते हैं मैथ में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपको समस्या आता है सामने, तो उस फॉर्मूला को क्या करते हैं, हर जगह आप उसको यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला को हम हर इस सवाल में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे सवाल में भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरे सवाल में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि चीज़ को आप एक ही सीखे, लेकिन आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या कर रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं। तो यह नियम जो है इसी पर बेसिकली आधारित है। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रयोग के बारे में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, तो भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए क्या प्रयोग था, तो इसने क्या किया कि बिल्ली को एक पिंजरे में जो है, पिंजरे में इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब बिल्ली अंदर में थी। ठीक है, जो बिल्ली अंदर में थी, अब क्या हुआ कि इससे एक लीवर लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था नीचे। अब ये क्या था, कनेक्टेड था कहाँ से, तो इसके डोर से, इसके दरवाजे से। अब बाहर में मछली रखा हुआ था। ठीक है, तो मछली यहाँ प्लेट में रखा हुआ है। अब बिल्ली जो है भूखी है, तो इसको तो अब खाने के लिए निकलना ही है, तो वो क्या करती है, बहुत सारे कोशिश अफोर्ड करती है अंदर में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता दें, ये जो भोजन है जिसके लिए कि बिल्ली कुछ भी रिस्पॉन्स कर रही है, अंदर में जो भी एक्टिविटी कर रही है, तो ये हो जाता है इसके लिए स्टिमुलस, और अंदर में जो बिल्ली एक्टिविटी कर रही है वो हो जाता है इसके लिए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब बिल्ली क्या करेगी, तो लीवर पे पैर, अचानक क्या होता है, बहुत सारे अंदर में इधर उधर छटपट छटपट करते रहती है, लेकिन अचानक से क्या होता है, पैर लग जाता है इसके लीवर पे, और दरवाजा जो है खुल जाता है। ठीक है, जब दरवाजा खुलता है तो ये आके खाना जो है खा लेती है। सेकेंड टाइम क्या करता है, थॉर्नडाइक इसको बार बार रिपीट करता है, और जब सेकेंड टाइम क्या होता है कि बहुत जल्दी ये लीवर पे पैर रख के जो है बाहर निकल जाती है। थर्ड टाइम से वो कुछ नहीं करती, डायरेक्ट लीवर पे पैर रखती है और वो बाहर निकल के खाना को खा लेती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये स्टिमुलस हो गया, इसका ये हो गया रिस्पॉन्स।
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत बार ये प्रयोग करती है, नहीं ठीक है, बहु अनुक्रिया करती है, ये क्या हो जाता है इसका, तो वो चीज़ों को वो अभ्यास कर रही है। तो यानी ये वो क्या कर रही है, तो ट्रायल एंड एरर कर रही है, यानी क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है, तो यानी ट्रायल कर रही है एंड एरर कर रही है, यानी भूल भी करती है, लेकिन वो क्या कर रही है, तो कोशिश कर रही है किस चीज़ के लिए, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यानी उसका लक्ष्य क्या था यहाँ पे, भोजन को खाना और अपने जो है क्षुधा को शांत करना। ठीक है, तो ये था इसका प्रयोग। अब हम लोग जानते हैं इसके आलोचना के बारे में। देखिए, इस पर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। अब क्या क्या आलोचनाएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए क्या है, तो सभी प्रयोग जो है इन्होंने किस पर हुआ किए, तो पशुओं पर है। ठीक है, अतः यह सिद्धांत सरल व निम्न स्तर के पशुओं के सीखने को अधिक स्पष्ट करता है। तो चूंकि ये चीजें सीखने के लिए किस पर हैं, तो पशुओं पर यह प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे इसको रिलेट किया जा रहा था किससे, तो ह्यूमन से, यानी कि पशु और ह्यूमन में इसे कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत जो है द्वारा सीखने में बहुत प्रयत्न करते हैं, इससे क्या होती है, तो शक्ति व समय जो है बर्बाद होता है, यानी कि बहुत टाइम लगता है प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखने में। तो इससे क्या होता है, शक्ति और समय हमारा नष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि अधिगम प्रक्रिया को यंत्रवत मानता है, यानी थॉर्नडाइक जो है अधिगम प्रक्रिया को क्या मानता है, यंत्रवत मानता है। यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे क्या है, इसको ये यंत्रवत मानता है। ठीक है, ये तो यही चीज़ का यहाँ पे आलोचना हुआ, जबकि मानव जो है यंत्रवत तरीके से नहीं सीखता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब आगे देखिए क्या है, तो रटने पर इसने बल दिया, यानी कि रटना, अभ्यास करना, ये इन चीज़ों पे इन्होंने बल दिया था। जबकि आप पेडागोजी का सेक्शन जब बनाते हैं तो आप रटने को दूर रखते हैं, जो भी अभ्यास होता है इस चीज़ को आप देखते ही ऑप्शंस को हटा देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यही आलोचना हुआ कि रटने पर इसने क्या किया, तो बल दिया, और अभ्यास को इसने बल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है कि दंड व पुरस्कार दोनों पर इसने बल दिया, जबकि विशेषकर सीखने में जो है पुरस्कार तथा दंड का क्या है, तो अपना अलग अलग महत्व होता है। तो ये था इसका आलोचना। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इसको अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।